प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पाठ 2 ईदगाह के हमने अभ्यास प्रश्न शुरू कर दिए हैं। हमने आज अपना भाषा बोध जो कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं उनको हल कर रहे थे। कल हमने आपको क्या करवाया, एक बार फिर से याद दिला देते हैं। हमने संयुक्त अक्षर से बने दो शब्द बताए थे आपको। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उनसे बने 2 शब्द करवाए थे, जैसे आधा क और पूरा क। तो हमने क्या बताया था? इक्का और सिक्का। और जब भी आप शब्द बनाएं उनका अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शब्द की परिभाषा के अनुसार शब्द तभी वर्ण उन अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं जिसका कि कोई अर्थ निकले। अगर हम शब्द बना रहे हैं तो वर्णों या अक्षरों के मेल का अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो हमने देखा इक्का, घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी, हमारे पाठ में ये शब्द आया है। इसमें आधा क और पूरा क का से ये अक्षर बना है, सिक्का। उसी तरह स्न, आधा स पूरा न से स्नान, और हमने क्या बनाया था? स्नातक। उसके बाद है आधा स और पूरा य, तो इससे बनाया था कास्य। क्या बनाया था हमने? आधा स और पूरा य से बनाया था कास्य और हास्य। आपको याद आ गया होगा। और आधा क और त, इससे हमने रक्त बनाया था। आधा क और पूरा त, रक्त और वक्त, ये 2 शब्द आपको बताए थे। रक्त खून को कहा जाता है, वक्त समय को कहा जाता है। और स्य से बनने वाले 2 शब्द थे। कास्य एक धातु होती है जिससे पदक या मूर्तियां बनाई जाती है। हास्य का अर्थ होता है हंसी। अब चलेंगे हम विलोम शब्द। ये विलोम शब्द बहुत ही सरल है और ये हमारा भाषा से का दूसरा प्रश्न है। पहला तो हमने कर लिया, ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा भाषा से के अंतर्गत। विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखो। तो पहले मैं शब्दों को लिख लेता हूं। पहला शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का विलोम लिखना है। दूसरा है पक्का। पक्का का विलोम हमें लिखना है। और तीसरा है क्रोध। क्रोध का भी हमें विलोम लिखना है। उदार। उदार शब्द का विलोम। और फिर है पश्चिम। पश्चिम। और छठा है समीप। तो शुरुआत करते हैं। पहला शब्द हमारा है प्रसन्न। प्रसन्न का हम क्या लिखेंगे? उदास। प्रसन्न का क्या होता है? उदास। तो विलोम शब्द की परिभाषा है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। और हमें ये याद रखना है कि
उसका मिलते जुलता शब्द नहीं लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उदास का पर्यायवाची लिख देते हैं, जैसे दुखी, तो सुखी का होता है दुखी, प्रसन्न का उदास होता है। तो इसका रखिएगा, विलोम शब्द लिखते समय हम पर्यायवाची नहीं लिखते, सटीक विलोम शब्द होते हैं। जैसे प्रसन्न का उदास, कुछ बच्चे लिख देते हैं प्रसन्न का दुखी, तो ये दुखी का सुखी होता है, प्रसन्न का उदास होता है। इन सब का ध्यान रखेंगे। पक्का बहुत आसान है, पक्का का कच्चा, क्रोध है, क्रोध का क्षमा होता है, क्रोध का क्षमा, क्रोध करना, गुस्सा करना, क्रोध का क्षमा होता है, क्षमा का क्रोध होता है। आगे चलते हैं। उदार का अनुदार और कृपण दोनों होता है। तो उदार का हम लोग अनुदार भी लिख सकते हैं और कृपण भी, दोनों ही से। उदार अनुदार, अनुदार, कृपण एक और नया शब्द है कृपण, तो मैंने अनुदार लिखा है, ज़्यादा सरल है और याद करने में भी आसान है। पश्चिम, पश्चिम का होता है पूरब, पूरब, पश्चिम आपको पता है दिशा है, इसका विलोम होता है पूरब। तो पश्चिम का पूरब, दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम कहा जाता है। अब आ जाते हैं समीप, समीप का होता है दूर, दूर का समीप, समीप का दूर। समीप का होता है दूर, समीप का दूर। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। विलोम शब्द है, विलोम शब्दों की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। विलोम शब्द की परिभाषा एक बार फिर से याद कर लेते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं प्रसन्न बोल रहा हूँ तो प्रसन्न का विलोम है उदास, उदास का विलोम प्रसन्न। परीक्षा में दोनों तरह से आ सकता है, प्रसन्न का उदास, उदास का प्रसन्न, पक्का का कच्चा, कच्चा का विलोम पक्का, क्रोध का क्षमा, क्षमा का क्रोध। ठीक उसी तरह उदार का अनुदार, अनुदार का विलोम होता है उदार, पश्चिम का पूरब, पूरब का पश्चिम, समीप का दूर, दूर का समीप। तो हमें दोनों तरह से इसे याद रखना है। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है वचन बदल कर लिखो। तो वचन हमें बदल करके लिखना है। हमें कुल 8 शब्द दिए गए हैं और वचन बदलना मैंने आपको बताया था। वचन 2 प्रकार के, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अगर परीक्षा में आपको अगर शब्द स्त्रीलिंग दिया है तो कभी कभी उसका पुल्लिंग पूछ लेता है, कभी पुल्लिंग शब्द दिया है उसका स्त्रीलिंग पूछ लेता है, और कभी तीसरा प्रश्न पूछ लेता है वचन बदल कर लिखो। जैसे ये हमारा तीसरा प्रश्न है, इसमें जो भी लिंग दिया होगा हम उसका वचन बदल देंगे। अगर एक वचन है तो बहुवचन कर देंगे, अगर बहुवचन दिया है तो एक वचन रूप लिखेंगे। तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न तीनों तरह से आ सकता है। स्त्रीलिंग शब्द देकर उसका पुल्लिंग पूछा जा सकता है, पुल्लिंग शब्द देकर उसका स्त्रीलिंग पूछा जा सकता है, या कोई भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही देखकर उसका वचन बदलने के लिए कहा जा सकता है। ये तीसरा प्रश्न हमारा वही है, हमें वचन बदल कर लिखना है। तो इसमें अगर स्त्रीलिंग एक वचन है तो उसको हम बहुवचन में बदल देंगे। फिर से देखिए, गलत हो गया मेरे से।
वचन बदलना है, एक वचन का बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन का एक वचन हो जाएगा, लिंग वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। तीसरा प्रश्न है वचन बदलो। अगर इसमें एक वचन है तो बहुवचन हमें बदलना है, अगर बहुवचन है तो एक वचन। इसको फिर से एक बार ध्यान से देख लेना। वचन बदलना है, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वस्तु के लिए एक वचन कहा जाता है, एक से अधिक के लिए बहुवचन। तो इसमें आपको वचन बदलना है। इस प्रश्न में अगर हमें एक वचन दिया है तो हम बहुवचन कर देंगे, अगर बहुवचन शब्द दिया है उसको एक वचन। तो बड़ा आसान है, शुरू करते हैं। तीसरा, वचन बदलो, बदल कर लिए। तीसरा प्रश्न है हमारा, तो ध्यान से देखिएगा और साथ साथ इसे नोट भी कर दिए। तीसरा प्रश्न, वचन बदल कर लिखो। वचन बदल कर लिखो। इमारत दूसरा है पंक्ति, तीसरा शब्द है सेवई, चौथा है टोलियां, चौथा शब्द है टोलियां, पांचवा शब्द है खिलौने, फिर है दुआएं, दुआएं, तैयारियां, तैयारियां, और आठवां शब्द है बूंद। तो हमने ध्यान से देखा, यहाँ तो दोनों ही शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से? एक वचन भी और बहुवचन भी, दोनों को मिला के रखा है। तो हमें वचन बदलना होगा। अगर हमें एक वचन दिया है तो हम बहुवचन रूप लिखेंगे, अगर हमें बहुवचन रूप में लिखा है तो उसको एक वचन रूप में लिखेंगे। तो यही है इस तीसरा जो है प्रश्न करने का ढंग हमारा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला है इमारत। तो इमारत एक वचन शब्द है, एक वचन रूप है इस शब्द का। अब हमें इसे बहुवचन में करना है, तो इमारत का क्या हो जाएगा? इमारतें, इमारतें। उसी तरह पंक्ति है, ये भी एक वचन है, हम इसका बहुवचन रूप लिखेंगे। पंक्ति का क्या होता है? पंक्तियाँ। पंक्ति एक वचन है और हम क्या लिखेंगे? इसका बहुवचन रूप लिखेंगे, पंक्तियाँ। तो शुरू करते हैं। पंक्ति, पंक्तियाँ। अगला है सेवई, एक वचन है, हमें इसका बहुवचन रूप लिखना है, सेवैयाँ। ई छोटी हो जाएगी, सेवई, और यहाँ लग जाएगा, सेवैयाँ।
उसी तरह टोली टोलियां, टोली टोलियां बहुवचन है, हमें एक वचन रूप लिखना था, टोली लिखेंगे। टोलियां दिया है तो टोली ल पे बड़ी ई की मात्रा टोली। याद रखना जब एक वचन में बड़ी ई की मात्रा होती है तो बहुवचन बनाते समय छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। तो ये हमारी खिलौने, ये बहुवचन रूप है खिलौने। एक से अधिक को खिलौने कहा जाता है। खिलौना एक वचन है तो हम इसका एक वचन रूप लिखते हैं, खिलौना। खिलौना, खिलौना एक वचन रूप है। अब दुआएं, दुआएं बहुवचन है, अब हमें इसका एक वचन रूप लिखना है, दुआ। एक वचन रूप क्या है? दुआ। दुआ एक वचन रूप है। साथ का साथ नोट भी करते जाइए इसे। तैयारियां, ये बहुवचन है, अब हमें इसका एक वचन लिखना है, तैयारी। तैयारी, तैयारियां, तैयारी। अंतिम शब्द है बूंद, एक वचन है, अब इसका बहुवचन लिखना है तो बूंदें। बूंदें, बूंद का बूंदें, बूंद बूंदें। इसे नोट कर लीजिए। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। वचन वाले में मैंने पहले लिंग की परिभाषा बता दी थी आपको, लिंग के साथ मिला दिया था। तो वचन बदल कर लिखता है। इस तरह के प्रश्न में अगर हमें एक वचन रूप दिया है तो हम उसका बहुवचन रूप लिखेंगे। अगर बहुवचन रूप लिखा है तो उसका एक वचन रूप लिखेंगे। तो हमें वचन बदलना है। अगर एक वचन दिया तो बहुवचन, अगर बहुवचन दिया तो एक वचन। तो ये हमने कैसे इसे किया एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इमारत, इमारत एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन होता है इमारतें। पंक्ति, पंक्ति क्या है? एक वचन, इसका हमें बहुवचन रूप लिखना है तो पंक्तियां। पंक्ति, पंक्तियां। सेवई, ये एक वचन रूप है, सेवैयां, ये बहुवचन रूप हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। टोलियां, ये बहुवचन रूप। टोलियां क्या है? बहुवचन, इसका हमें एक वचन लिखना है तो टोली। टोली एक वचन। अब खिलौने, ये शब्द ध्यान से देखो, ये बहुवचन है। खिलौने, एक से अधिक खिलौने हैं। इसका एक वचन है खिलौना। क्या है इसका एक वचन? खिलौना। दुआएं, ये बहुवचन है, इसका एक वचन होता है दुआ। दुआ, दुआएं, एक वचन है दुआ, बहुवचन है दुआएं। तैयारियां, एक बहुवचन रूप है, इसका एक वचन होता है तैयारियां का तैयारी। बूंद, एक वचन है, बूंद। बूंदे, एक से अधिक, तो बहुवचन क्या है? बूंदे। बूंद का बूंदे। एक बार उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। हमें कैसे एक बिंदी का भी जो उच्चारण सही आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे बूंदे, न का उच्चारण जैसे पूरा सही होना चाहिए। एक बार उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। इमारत, इमारतें। पंक्ति, पंक्तियां। सेवई, सेवैयां। टोलियां, टोली। खिलौने, खिलौना। दुआएं, दुआ। तैयारियां, तैयारी। बूंद, बूंदें। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम चलेंगे अपने चौथे प्रश्न की तरफ। ये भी है पढ़ो और समझो। संज्ञा के बारे में बताया है, संज्ञा के भेद के बारे में बताया है, और उसके बाद एक प्रश्न दे रखा है, संज्ञा पे
आधारित प्रश्न को हमें करना है। तो ये भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो आपने देखा जो भाषा बोध के अंदर हम व्याकरण का बहुत सारा भाग कर रहे हैं। तो आपका व्याकरण 2 जगह से आप परीक्षा में आता है। फिर से एक बार आपको मैं बता दूं, आपका व्याकरण जो है वो 2 जगह से आता है। पहला है कि आपके व्याकरण के पाठ्य पुस्तक से तो आता ही, दूसरा है जो खुलते पंख, इसके भी भाषा से के अंतर्गत में भाषा बोध में से हमें व्याकरण के प्रश्न मिलते हैं। अब जैसे अब हम करने वाले संज्ञा, इसमें संज्ञा की परिभाषा भी होगी, संज्ञा के भेद भी बताए जाएंगे उदाहरण के साथ, और तुरंत उसके बाद हमें एक अभ्यास प्रश्न भी करना होगा जिसमें हमें 6 वाक्य दिए हैं, 7 वाक्य दिए हैं, हमें उनमें से संज्ञा के भेद पहचानने। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा चौथा, पढ़ो और समझो। ये आपने नोट कर ही लिया है, मैं मिटा देता हूँ। प्रश्न है चौथा, पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। तो संज्ञा शब्द के बारे में बताया है। संज्ञा की मैं परिभाषा लिख रहा। किसी व्यक्ति, ये परिभाषा मैंने पहले भी लिखाई थी, अब फिर लिखा रहा हूँ। पाठ हमारे पुस्तक से ही मैं उसी के शब्दों में लिखा रहा हूँ। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है, हमने पहले भी आपको समझाया था। संसार में, दुनिया में हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है, चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, या फिर जगह का नाम होता है, चाहे गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, देश का नाम हो, या भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। भाव का नाम जैसे खुशी, दुख, ईर्ष्या, घृणा, बचपन, क्रोध, आश्चर्य, ये सब भाव हैं, ये मन में उमड़ते हैं, और भाव के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद हैं। तो परिभाषा तो बहुत सरल है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संसार में कोई ऐसी चीज़ बची ही नहीं है जिसका कि कोई नाम ना हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। कोई भी वस्तु हो, चाहे वो छोटी से छोटी धूल भी है, तो धूल का भी नाम रखा हुआ है, धूल का कण जो होता है उसका भी, हाथी का भी नाम रखा हुआ है। छोटी से बड़ी चीज़ सबका नाम होता है। वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद। अब आज हमें परिभाषा संज्ञा की से ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है, आज हमें इसके भेद के बारे में आपको बता रहे हैं कि संज्ञा के 3 कौन कौन से भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये भेद हैं 3।
मैं इसको लिख रहा हूँ संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है, आगे पीछे कोई भी कर सकते हैं। जब मैं पहला बोलूँ तो ये मत समझिएगा केवल पहले में व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होता है, ऐसी बात नहीं, आगे पीछे लिखा जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब पहले इसको समझा जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो इसके अंदर केवल व्यक्तियों का ही नाम नहीं आएगा, इसमें किसका आएगा, जैसे कि शहर अगर हम कहें तो शहर जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम बोलें लखनऊ या फिर मुंबई तो ये क्या है, ये ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। खास किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें तीनों ही आ जाएगा, व्यक्ति तो आएगा ही। जैसे कि कुछ बच्चे सोचते हैं केवल ये मनुष्यों के नाम के लिए होता है व्यक्तिवाचक, मतलब केवल मनुष्यों के नाम, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर क्या आएगा, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी भी प्राणी का नाम आ सकता है, कोई भी संसार की वस्तु, स्थान, जगह का नाम आ सकता है, नदी का नाम, पहाड़ का नाम, किसी अखबार का नाम आ सकता है। ये सब क्या कहेंगे, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो किसी पूरी जाति का नाम। जैसे अगर हम कहते हैं पेड़, अब इसमें पेड़, संसार के सभी पेड़ जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो अगर हम बोलेंगे आम का पेड़ तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन पेड़ बोल रहे हैं तो पेड़ सभी, जिससे कि हमें सभी संसार के सभी पेड़ जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे पूरी जाति, अगर हम हाथी बोलते हैं तो पूरी हाथी, नदी बोलते हैं तो संसार की सभी नदी। लेकिन अगर हम किसी एक खास नदी का नाम बोलते हैं, गोदावरी, गंगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये अंतर दोनों में बच्चों को आना चाहिए। अगर किसी खास व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम, अगर वस्तु का नाम हम बोलते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। जिससे पूरी जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक। ये तो मन में उठने वाले भाव जो बोलते हैं, भाव का नाम, जैसे कि क्रोध, प्यार, आश्चर्य, घृणा, बचपन, ये सब भाव हैं। और ये क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीन जो संज्ञा के भेद हैं, इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। और ये हमारे पाठ्य पुस्तक में भी दे रखी गई है। तो संज्ञा की परिभाषा तो सबको याद ही है, भेद की जो परिभाषा है और उदाहरण दिए। जैसे व्यक्तिवाचक में राम हो सकता है, गांधी हो सकते हैं, आपका दोस्त सोहन हो सकता है, आपकी सहेली गीता हो सकती है। तो ये उदाहरण भी होना चाहिए। आपका शहर वाराणसी हो सकता है, आपका देश हो सकता है, एक छोटा सा गांव भी हो सकता है। गांव का नाम जो है रामपुर, अगर हम बोले छोटा सा गांव है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसको जरा आज का है संज्ञा पढ़ना है, उसके भेद पढ़ने हैं और याद करना है। आज का ये आपका गृह कार्य। कल हम
इस पे आधारित प्रश्नों को करेंगे। आज के लिए बस इतना है।